जस्टिस गीता जी ने इस केस से अपने को वापस किया, इसके बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों किया होगा, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन पिछले अगर आप एक दशक को देखें, और इस बात के गवाह वहां की खुद गुजरात के पत्रकार हैं, वो इस कहते हैं कि वहां की जुडिशरी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो गुजरात के बाहर आपको कम दिखाई पड़ती हैं। और इसके जिन जज ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है, उनके प्रमोशन को लेकर के ही वहां पे बातें हो रही हैं, वहां के पत्रकार इस बात को कह रहे हैं। तो तमाम तरह के संदेह पैदा होते हैं किसी भी लोकतंत्र में, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो। जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी आलोचना होती है, उनका विश्लेषण होता है, लेकिन संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह के साथ विश्वास कमजोर होता है। और आलोचना भी तभी होती है जब किसी संस्था में हमारा विश्वास होता है, आलोचना भी तभी होती है। तो जिस तरह से संदेह बढ़ता जा रहा है, ये सिर्फ गुजरात के बारे में नहीं बल्कि समूचे देश के बारे में, ये एक बहुत मैं कहूं कि अनडेमोक्रेटिक सी चीज है। या इस देश में जो घटता हुआ जो भरोसा है, वो लोगों को लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में, राजनीति में, उसमें उसकी भागीदारी से दूर कर रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात कही थी संविधान सभा के आखिरी भाषण में, कि अगर सामाजिक लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ तो लोग राजनीतिक लोकतंत्र को भी छोड़ देंगे या वो खतरे में पड़ जाएगा। तो आज अगर न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मीडिया तो जिस तरह से भोंपू बना है सरकार का, वो तो अब उसके बारे में तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। बाकी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जिस तरह से काम कर रही हैं, चुनाव आयोग से लेकर के कैग तक, उसके बारे में लोगों को बहुत संदेह है। ये परिस्थितियां समूचे भारतीय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करती। व्यक्ति चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या कोई और दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति, यहां सवाल व्यक्ति का है ही नहीं। सवाल तो लोकतंत्र का है, संवैधानिक संस्थाओं का है, और उसके प्रति आम आदमी के विश्वास का है। अब राहुल गांधी के मसले में आगे क्या डिसीजन आएगा, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में हम लोग सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात का उपनिवेश जैसा अब मुझे लगने लगा है भारत। आप इकोनॉमी को देखिए, और ये सब कब हो रहा है, ये 2000 के बाद की परिस्थिति हो गई। गुजरात सेंट्रिक वो सारी इकोनॉमी इस देश की हो गई। अंबानी और अडानी के अलावा जो और पूंजीपति थे, वो आज कहां पहुंच गए हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। या दूसरे अब और जो आप देख लीजिए, संस्थाएं देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, उस कैडर के ब्यूरोक्रेट कहां से, उत्तर प्रदेश में तो एक मंत्री ही हैं। तो वो कंट्रोलिंग जो पावर है, वो गुजरात के इर्द गिर्द रह रही है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने कहा कि वो कभी कभी लगता है कि ये गुजरात का उपनिवेश हो रहा है पूरे देश में। ये नहीं होना चाहिए। तो जो प्रोसेस है, निश्चित रूप से वो थोड़ा सा संदेह पैदा करता है, और वो एक उस भरोसे को तोड़ता है। लेकिन मुझे तो आने वाले वक्त में, और खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये चीजें आज की तारीख में एक बेहतर दिशा में जाती हुई दिख रही। और इसलिए दिख रही है क्योंकि मोदी सरनेम को लेकर के जो बीजेपी ने एजेंडा खड़ा किया था, वो वहीं पर खत्म हो गया, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं हुई। जो उन्होंने अपना इवेंट बनाया था कि हम डोर टू डोर जाएंगे और ओबीसी को कहेंगे कि नहीं आपका अपमान किया, और वो चला नहीं। राहुल गांधी ने जो कहा उसको किसी भी तरीके से आप गलत नहीं कह सकते। उन्होंने पूछा कि भाई क्या वजह है कि जो इस देश से बाहर जा रहे हैं, जो चोर हैं, उनके सरनेम मोदी ही क्यों है।
अगर इस आधार पर आप उन पर केस करते हैं तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक कोई ऐसा नेता होगा जिसने ये नहीं कहा होगा कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है। और अगर इस बयान के आधार पर मानहानि का मुकदमा होने लगे, आपराधिक मुकदमा होने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी उस संघ की कौन सा नेता बच पाएगा। ये कभी होता नहीं था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, अभिशप्त हैं ये सब देखने और सुनने के लिए कि सिर्फ बोल पा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हमारे सामने लोकतंत्र ढह रहा है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा आशा भी है मुझे अगले आने वाले चुनाव में कि जब नैरेटिव उनका काम नहीं कर रहा है तो लगता है कि हाँ, चीजें थोड़ी सी दुरुस्त हो रही। लेकिन रविकांत जी, मोदी सरनेम का नैरेटिव कहाँ स्टैंड करेगा अगर इसको ज्यादा हाइप किया जाएगा कंट्रोवर्सी के तौर पर? नहीं किया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कोशिश की और बीजेपी ने एक पूरा इवेंट तैयार किया था कि हम डोर टू डोर जाएंगे और ये बताएंगे कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। मुझे नहीं याद है कि वो इवेंट आगे हुआ, नहीं हो पाया। अलबत्ता हुआ ये कि जब उस पर केस हुए तो ये भी बात निकल करके आई और लोग तो बराबर कह ही रहे हैं कि साहब ये बताइए कि आज तक भगोड़ों में कोई दलित क्यों नहीं है, कोई ओबीसी क्यों नहीं है, कोई मुस्लिम क्यों नहीं है। ये भगोड़े कौन है जो पैसा लेकर के देश से भागे हैं और यही तिरंगा लेकर के अपने आप को देशभक्त तो बताएंगे सबसे बड़ा। पैसा मिलेगा तो कोई भागेगा, उनको पैसा नहीं मिला होगा ना, उन्होंने अभी वही तो डिटेल्स बताई। नहीं, डेफिनेटली ये, लेकिन मुझे नहीं लगता इस देश का अगर सबसे ज्यादा कोई देशभक्त है तो इस देश का वंचित तबका, जो सबसे कमजोर तबका है, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो। लेकिन रविकांत जी, लेकिन जिनको ये लगता है कि ये देश हमारी बपौती रही है, वो पलायन कर सकते हैं। जो लोग एमबीबीएस पढ़ के, आईआईटी पढ़ के, आईआईएम में पढ़ करके, वो कितने देशभक्त हैं जो चले जाते हैं अमेरिका और ब्रिटेन नौकरी करने के लिए। वहां देशभक्ति उनकी कोई नहीं दिखाई पड़ती और वो चले ही नहीं जाते, वहां संस्कृति भी लेकर के जाते हैं, वहां भी जातिवादी करते हैं। इनका तो रवैया ये है। तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, उस समाज का भी है जिस समाज ने ऐसी राजनीति को पैदा किया है, लेकिन अगर इसको बढ़ने दिया। लेकिन रविकांत जी, अगर कोई दो मोदी सरनेम वाले पैसा लेके भाग जाते हैं तो उसके साथ प्रधानमंत्री के नाम को इसमें घसीटना और तमाम मोदी जो कि अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, उन पर कोई परेशानी आना, लोगों के बीच में ऐसा कोई नैरेटिव बनना कि मोदी जो है वो मतलब पैसा लेके भाग ही जाते हैं, तो ये कितना जायज आपको लगता है? कि आपको नहीं लगता कि जिसने इस पर कंप्लेन की है कोर्ट में, तो उनका मानना ये रहा होगा, हालांकि वो बीजेपी विधायक हैं? नहीं, अब मानने के लिए तो कुछ भी माना जा सकता है और कोर्ट मानने के आधार पर फैसला नहीं करते। कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर फैसले करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरी भावना आहत हो गई, कौन सा तरीका है कि माने? राहुल गांधी ने जो कहा, आप उनके वाक्य के आधार पर ही तो उसके नतीजे पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग पैसा लेकर के भागे हैं उनके सरनेम में, सारे चोरों के सरनेम में मोदी ही क्यों है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, ये तो उन्होंने नहीं कहा। वो ये कह रहे हैं कि जो लेकर के भागे हैं या जो चोर हैं वो मोदी ही क्यों है। अब मैं तो चंबल के इलाके का हूं, अब वहां की अगर जातियों के आधार पर मैं कहने लगूं कि वहां डाकू इस जाति के होते थे, तो क्या सारे उस जाति के लोग डाकू हो गए? ये तो नहीं हो सकता। एक फूलन देवी, वो तो मल्लाह बिरादरी से आती थी, भाई लोग उसको डाकू कह रहे हैं। माने जो इतनी प्रताड़ना से, जिसने उस दंश को सहा और प्रतिरोध किया, उसको आप डाकू कह देंगे तो क्या सारे मल्लाह उस तरह के हो जाएंगे? अगर आप इसी के आधार पर आप कहें तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत वाहियात किस्म का नैरेटिव है जो चला भी नहीं है और चलेगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि अब हाँ, जो चोर होगा उसको तकलीफ होगी तो वो हो उसकी बला से, फिर राहुल गांधी को क्या डरना? कोई मोदी हो या कोई दूसरा हो, अगर राहुल गांधी उसको चोर कहे और वो डरे तो उसके चोर होने की वजह से वो डरेगा ना, तब उसको अपमान होगा। मुझे कोई कहे कि मैं चोर हूं, मैं रिश्वतखोर हूं, नहीं हूं, तो मुझे डर काहे का? तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सरनेम के आधार पर ये हो। और राहुल गांधी किसी का व्यक्तिगत नाम भी नहीं ले रहे।
आप इस केस को आप देखिए कि जब तक व्यक्ति का अपमान न हो और वही जा सकता है कोर्ट में, यहां तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं लिया गया और वो व्यक्ति डिफेमेशन का केस करता है। मुझे लगता है कि इस केस को तो देखते ही खारिज हो जाना चाहिए था, लेकिन उस पर 2 साल की सजा भी हो गई। तो खैर इसीलिए मैंने कहा ना कि गुजरात में बहुत कुछ अजूबा हो रहा है और वो चल रहा है। क्या करेंगे, ये सब देखने सुनने के लिए हम लोग अभिशप्त हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।